आज हम लोग इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इस विषय के लूप एंड पास एनालिसिस विषय के बारे में टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लूप या पास विश्लेषण, लूप या पास विश्लेषण। ओके, मैश और लूप एनालिसिस। लूप या पास विश्लेषण। सबसे पहले हम लोग एक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। लूप या पास विश्लेषण हम लोग इसलिए इसका उपयोग करते हैं, धारा जंक्शन या नोड विश्लेषण की जगह यहाँ पे लूप के पास विश्लेषण में हमको जब करंट ज्ञात करना, ठीक है, क्या ज्ञात करनी हो, क्यों करते हैं हम लोग, जब हमें परिपथ की किसी शाखा में क्या ज्ञात करनी हो, धारा ज्ञात करनी, परिपथ की किसी शाखा में धारा ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसका हम लोग इस विधि का हम लोग कब उपयोग करेंगे, जब हमारे पास परिपथ है या जाल है। ठीक है, जाल या परिपथ की किसी शाखा में हम लोग धारा का मान ज्ञात करते हैं, तो इस विधि का उपयोग करते हैं लोग पास या लूप विश्लेषण का। अब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं। हमारा कौन सा सर्किट है, सर्किट का मतलब हमारे पास कोई लूप या मान लेते हैं, हम लोग कोई जाल लेते हैं या फिर लूप लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास में कोई विद्युत चलित्र E1 है, ओके, और एक विद्युत चलित्र हमारे पास E2 है। हम डिजाइन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक प्रतिबाधा Z1 यहाँ लगी हुई है, एक प्रतिबाधा हमारे पास में Z3 लगी हुई है। ओके, उसके बाद में एक प्रतिबाधा हमारे पास में Z2 यहाँ पे है, एक प्रतिबाधा हमारे पास में Z4 है, और एक प्रतिबाधा हमारे पास यहाँ पे है Z5। उसके बाद हमारे पास एक जनित्र यहाँ पे भी लगा हुआ है E2। ठीक है, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो हमारी टर्मिनल है ये कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन है, इसको हम वो संपर्कित कर देते हैं, एक वो बिंदु है, ये हमारा बिंदु है A और ये बिंदु है B। तो हमारे पास में दो विद्युत चलित्र हैं E1 और E2, और इनसे हमारे पास में ये प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई है, इससे हमारे पास तो ये मिलकर पूरे एक जाल का निर्माण कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस प्रतिबाधा में यदि करंट I1 है, कितनी करंट है I1, और इस प्रतिबाधा से होकर प्रवाहित होने वाली करंट का मान है I2, धारा का मान I2 है। तो इसमें कितनी आएगी, यहाँ पे I1 है तो यहाँ पे भी I1 रहेगी, तो I1 में से यहाँ पे I2 से प्रवाहित होने के बाद में इसमें I1 माइनस I2 करंट इसमें होगी प्रवाहित होगी, और ये I2 है, तो यहाँ पे भी हमारी I2 रहेगी, माना इसमें I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें कितनी आएगी I2 माइनस I3। ठीक है, यहाँ पे हमारे I3 प्रवाहित हो रही है, और ये I3
बाद में ये I2 और यहाँ I1 माइनस I2 मिलके यहाँ पे वापस I1 हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास में इस प्रतिबाधा में I1 करंट प्रवाहित हो रहा है और इसमें I1 माइनस I2, तो ये एक ब्रांच होगी, एक ब्रांच ये होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक से ज़्यादा करंट मिल रही है I1 I2 I1 माइनस I2, तो हमारे पास एक संधि ये होगी। उसी प्रकार यहाँ पे I1 माइनस I2 है, इस प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली करंट I2 है और इस प्रतिबाधा में प्रवाहित होने वाली करंट I2 माइनस I3 है, तो हमारे पास 1 2 3 इन तीनों अलग अलग ब्रांचें होंगी। और यहाँ पे हमारी इस प्रतिबाधा में I3 करंट प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे हमारी I2, तो इस बिंदु पे I2 आ रही है और I3 और I2 माइनस I3 से बाहर जा रही है, तो ये जंक्शन हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद में जब ये I3 यहाँ होगी यहाँ आती है, तो इस बिंदु पे हमारी एक तो I2 मिलती है, I2 माइनस I3 करंट मिलती है, I1 माइनस I2 करंट मिलती है और ये करंट I1 है। इस प्रकार से एक संधि हमारे पास ये होगी। तो देखें हम लोग इस परिपथ में कितनी संधियां हैं, संधियों को हम लोग जैसे जैसे या एंड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एंड या जैसे रिप्रेजेंट करें, इसमें कितनी संधियां हैं, इसमें 3 संधियां हैं। और इसमें कितनी ब्रांच है, ब्रांच मतलब परिपथ के किसी भाग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान जहां तक एक समान रहता है उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। तो देखो यहाँ होके यहाँ तक I1 करंट है तो एक ब्रांच होगी, I1 माइनस I2 करंट इसमें है तो दूसरी ब्रांच होगी। ये I2 के इस प्रतिबाधा में ही प्रवाहित होती है, तो ये ब्रांच नंबर 3। उसके बाद में इसमें होके I2 माइनस I3 करंट प्रवाहित हो रही है, तो ये चौथी ब्रांच होगी। इसमें I3 करंट प्रवाहित हो रही है, तो ये 5वीं ब्रांच होगी। इसमें टोटल कितनी ब्रांच है, 5 ब्रांच है, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कैसे इसमें ब्रांच निकालने हैं। किसी भाग में प्रवाहित होने वाली धारा मान लीजिए स्थिर रहे तो उसको हम लोग एक ब्रांच बोलते हैं किसी जाल से, और हम लोग लूप या मास इसको बोलते हैं एक से अधिक ब्रांचों से मिलकर बना हुआ परिपथ का भाग जो बंद है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ब्रांच ये है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक ब्रांच ये है, तो हमारे पास में एक लूप ये आ गया, ठीक है। लूप नंबर 1। उसी प्रकार देखो ये हमारा बंद परिपथ है और इसमें एक धारा है, ये है I1 माइनस I2, एक I2 है, एक I2 माइनस I3 है। तो हमारे पास ये भी एक लूप का निर्माण करते हैं, उसको लूप नंबर 2 नाम दें। उसी प्रकार से इस ब्रांच में I2 माइनस I3 करंट है और इस ब्रांच में I3 करंट है, तो ये हमारे अलग से लूप का निर्माण करता है। इस लूप को हम लोग लूप 3, ठीक है। तो हमारे पास में कितने लूप है, हमारे पास में कुल 3 लूप है, लूप 1, लूप 2 और लूप 3। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि लूप का पाथ विश्लेषण हम लोग तब करते हैं जब हमें परिपथ की किसी ब्रांच में धारा का मान ज्ञात करना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इसको यहाँ तक आगे और लूप हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने लूप है, यहाँ पे 1 2 3। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप के पाथ विश्लेषण में इसका विश्लेषण का जो आधार है किस नियम के आधार पर इस विश्लेषण किया जाता है, यहाँ पे है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग किरचॉफ का उल्टा नियम कहते हैं, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग किरचॉफ वोल्टा लॉ भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, केवीएल। कई रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में इसको केवीएल भी बोलते हैं। V का मतलब वोल्टा लॉ मींस लॉ एंड K मींस किरचॉफ। किरचॉफ का वोल्टा नियम, किरचॉफ का ये नियम है लूप 1 2 व 3, लूप 1 2 3 में प्रयुक्त करने पर अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम है या वोल्टा नियम है, लूप 1 2 या 3 में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, वोल्टा नियम क्या है कि हम लोग किसी लूप में यदि एक दिशा में किसी एक दिशा जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी ही दिशा में करेंगे, हम लोग चाहे तो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। किसी एक दिशा में जाने पर विद्युत वाहक बलों एवं जो प्रतिबाधाएं हैं हमारी उन पर वोल्टा पतन है उनका योग शून्य होता है। तो हम लोग लूप एक में देखेंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस पे और इस पे विद्युत पतन का मान और ये जो जनरेटर का विद्युत वाहक बल है ये E1 ये शून्य होना चाहिए। उसी प्रकार लूप दो पे हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो हमारा इस पे वोल्टा पतन का मान, इस पर वोल्टा पतन का मान और इस पे वोल्टा पतन का मान तीनों शून्य होना चाहिए इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में इस लूप नंबर 3 पे अप्लाई करने पे हमको Z4 पर वोल्टा पतन का मान, Z5 पर वोल्टा पतन का मान और ये जो जनरेटर है इसका विद्युत वाहक बल ये तीनों शून्य होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में 3 समीकरण आएंगे। केवीएल नियम अप्लाई करने पर लूप 1 से एक समीकरण आएगा, दूसरा समीकरण लूप 2 से और तीसरा समीकरण लूप 3 से आएगा। ठीक है, तो लूप 1 से हमारे पास क्या आएगा, लूप 1 से हमारे पास क्या आता है, देखो हम लोग धारा की इस दिशा में जाते हैं। ठीक है, तो देखो धारा की दिशा में जाने पर इसमें वोल्टा पतन कितना आ रहा है I1 Z1 पॉजिटिव, क्योंकि इस लूप की दिशा में ही इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो वोल्टा पतन आएगा Z1 पर वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हमारा लूप 1 पर क्या होगा I1 Z1। फिर नेक्स्ट है हमारा ये Z3 में भी हमारे लूप की जो डायरेक्शन हमने चूज की है उसी दिशा में हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें होगी I1 - I2। इस पर वोल्टा पतन कितना होगा, धारा मल्टीप्लाई बाय प्रतिबाधा। लूप 1 से I1 Z1 प्लस I1 - I2 टाइम Z3। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारा विद्युत वाहक बल है, ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो देखते हैं हम लोग कि लूप की दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से होती है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो वोल्टा पतन किधर होगा, इस पर वोल्टा पतन इस डायरेक्शन में होगा और हमारा लूप की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो ये नेगेटिव आएगा। ओके, -E1 इनका योग कितना होगा कि मेरे से शून्य होगा। हम लोग यहाँ से इसको आगे सोल्व करने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं कि तीनों प्रकार की धारा है I1 I2 और I3 उसके रूप में इसको हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमको उनको ज्ञात होने के बाद में I1 I2 I3 ज्ञात होने के बाद में हमको I1 - I2 भी ज्ञात हो जाएगी, I2 - I3 भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको I1 I2 I3 के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगा, I1 के साथ में क्या है Z1, ये Z1 I1, फिर हमारे पास में I1 एक यहाँ पे भी I1 Z2। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको Z1 प्लस I1 Z3 आएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग I1 कॉमन लेने पे Z3 हमारे पास बचता है, ये I1 है, कितना आ गया I1 Z1। और यहाँ पे I2 कितना है हमारा माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 I2 Z3, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं प्लस में -Z3 I2। उसके बाद हमारी करंट I3 कितनी है, I3 इस समीकरण में है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे +0 टाइम्स I3 शून्य है इसमें। और उसके बाद में हमारा विद्युत वाहक बल है E1, उसको हम लोग राइट साइड में जाते हैं E1। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। ये लूप 1 से आया, उसी प्रकार से हम लूप 2 से निकालते हैं। लूप 2 से देखो हम लोग लूप की डायरेक्शन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग इस दिशा में लूप की डायरेक्शन कंसीडर करें और इसमें भी इसी दिशा में कंसीडर करें, हम लोग इसमें विपरीत दिशा में कंसीडर करने के लिए स्वतंत्र है, समीकरण वही रहेगा। ठीक है, लास्ट में तो हमने इसमें लूप की डायरेक्शन इस दिशा में कंसीडर की, तो इसमें वोल्टा पतन कितना है, वोल्टा पतन I2 Z2 है और लूप की
की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे I2 Z2 प्लस उसके बाद में प्रतिबाधा Z4 है, इस पर उल्टा पतन हमारे लूप की डायरेक्शन में है I2 माइनस I3 टाइम Z4। I2 माइनस I3 टाइम Z4 प्लस उसके बाद नेक्स्ट प्रतिबाधा कौन सी हमारी ये है, इसमें हमारे लूप की डायरेक्शन ये है और धारा की दिशा ये है, तो इसमें वोल्ट का पतन इस दिशा में होगा और हमारे लूप की डायरेक्शन हमने ऐसे ले रखी, तो दोनों विपरीत है, तो ये नेगेटिव आएगा I1 माइनस I2 टाइम Z2। तो ये हमारा नेगेटिव आता है माइनस I1 माइनस I2 टाइम्स Z3 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको करंट I1 I2 I3 के रूप में रीअरेंज करते हैं। इतनी करना है हमें 10 समीकरण को रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारी I1 कितनी है, I1 इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस I1 और Z3, तो ये हमारी होगी माइनस Z3 I1। ओके, उसके बाद हमारी I2 कितनी है, एक I2 यहाँ पे है, एक I2 यहाँ पे है, एक I2 यहाँ पे है। ये है हमारी I2 टाइम Z, तीनों में से हम लोग यहाँ से और यहाँ से I2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे I2 कॉमन लेने पे Z2 बचेगा और यहाँ पे कॉमन लेने पे I2 से मल्टीप्लाई हो रहा है Z4 से, और यहाँ पे हमारा I2 से मल्टीप्लाई हो रहा है Z3 से, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस Z3 आएगा, हम लोग Z3 को पहले लिख देते हैं ताकि समीकरण को समझने में आसानी रहे। और ये हमारा Z4 है I2 टाइम, तो यहाँ पे हम लोग Z4 लिखते हैं और ये हमारा I2 है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी I3 कितनी है, I3 यहाँ पे है और कितनी है हमारी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये माइनस I3 Z4 रहेगा, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं प्लस माइनस Z4 टाइम I3 और इन सबका योग कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसको भी हम लोग एक समीकरण का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप 3 कंसीडर करते हैं, लूप 3 से लूप 3 में हम लोग देखते हैं हमारे पास एक प्रतिबाधा ये है, एक जनरेटर हमारे पास ये लगा हुआ है, एक हमारे पास प्रतिबाधा है। हमने लूप की डायरेक्शन इस दिशा में कंसीडर की है और यहाँ पे हमारी डायरेक्शन इस दिशा में है, तो हमारा इसमें जो वोल्ट का पता आएगा, लूप की जो दिशा कंसीडर की हमने उस दिशा में ही आएगा, धारा की दिशा जो लिखी इसमें, तो I3 Z5 पॉजिटिव आएगा वोल्ट का पता, I3 Z5। उसके बाद हमारा जो ये विद्युत वाहक बल स्रोत है उसमें से करंट इस दिशा में अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे वोल्ट का पतन भी इसी दिशा में होने के कारण ये पॉजिटिव आ गया हमारा प्लस E2। उसके बाद में हमारी जो लूप की डायरेक्शन है ये है और देखो हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो वोल्ट का पतन है इस डायरेक्शन में है और लूप में हमने जो डायरेक्शन है करंट की इस दिशा में है, तो हमारे ये Z4 टाइम्स I2 माइनस I3 नेगेटिव रहेगा, तो माइनस I2 माइनस I3 टाइम Z4, इन सबका योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम इसको भी I1 I2 I3 के रूप में रीअरेंज करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा I1 कितना है, हमारे यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 टाइम I1। ओके, उसके बाद हमारा I2 कितना है, यहाँ पे ये है I और ये माइनस I2 टाइम Z4 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस में माइनस Z4 टाइम I2। ओके, उसके बाद हमारे पास में I3 है, ये I3 है, I3 टाइम Z5 प्लस Z5 टाइम I3।
I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, बचा हुआ क्या है हमारे पास में E2 है, इसको हम लोग राइट साइड पे लिखते हैं इक्वल टू माइनस E2 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास में तीन समीकरण होंगे मैश या लूप विश्लेषण में। मैश या लूप विश्लेषण में तीन समीकरण आ गए। ये बात जानना लाजमी है कि मैश या लूप समीकरण में हम लोग जब किसी परिपथ का विश्लेषण करते हैं तो कितने समीकरण आते हैं हमारे पास में कितने समीकरण आएंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, तो देखो कितने समीकरण आएंगे हमारे पास में, तीन समीकरण आए। तो ये हमारे पास जो समीकरण आते हैं उनकी संख्या b माइनस n प्लस 1 के बराबर होती है। लूप या पास विश्लेषण में जो प्रतिबाधा और धाराओं के रूप में जो समीकरण आते हैं उनकी संख्या नोड या जंक्शन पर तथा ब्रांच पर निर्भर करती है कि उनकी संख्या कितनी है। यहाँ पे हमारा ब्रांच कितना है, 5 है, तो देखो हम लोग लिखते हैं 5, फिर नोड कितना है 3 माइनस 3 प्लस 1, कितना हो गया 5 माइनस 3 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी जाल में यदि संख्या की संख्या कितनी है और ब्रांच कितनी है तो उसमें प्रतिबाधा और धाराओं के समीकरण आएंगे लोग विश्लेषण में उनकी संख्या कितनी होगी, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं b माइनस n प्लस 1, ये उसमें प्रतिबाधाओं और धाराओं के जो समीकरण आएगा उनकी संख्या कितनी। अब देखो हमारे पास में ये प्रतिबाधाएं हैं, ये धाराएं, हमको ये प्रतिबाधा ज्ञात है कि कितनी कितनी प्रतिबाधाएं हैं, विद्युत वाहक बल सूत्र का पता है, तो हम इसके प्रत्येक ब्रांच में धाराओं का मान इनको हल करके इन तीनों समीकरणों को हल करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो समीकरण है पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इसमें हमारे पास में जो अज्ञात है वो I1 I2 I3 है। जो अलजेब्रा के हिसाब से जितने अज्ञात होंगे मींस जितना वेरिएबल है उतने ही समीकरण होने चाहिए। तो हमारे पास में I1 I2 I3 वेरिएबल है, अज्ञात है I1 I2 I3 I1 I2 I3 और उतने ही हमारे पास समीकरण है 1 2 3। तो हम लोग इन तीनों समीकरणों को आसानी से हल करके इनका I1 I2 और I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास I1 I2 I3 का मान ज्ञात होता है हम लोग I1 माइनस I2 ज्ञात करके इस ब्रांच में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात कर सकते हैं और I2 माइनस I3 ज्ञात करके इस ब्रांच में कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अगर लूप ये जाल कितना ही बड़ा हो हम लोग सावधानी से धारा की दिशा कंसीडर करते हुए फिर जो लूप की दिशा कंसीडर करेंगे उसके बाद में फिर हम लोग केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने के बाद में हमारे पास ये समीकरण। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 लूप है, 3 लूपों में हमारे पास 3 समीकरण है, तो हम लोग क्या करते हैं आसानी से जोड़ते हैं इनको किसी भी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि वगैरह से हम लोग जैसे यहाँ से I1 के वैल्यू प्रतिस्थापित करके इसमें रख दिया हमारे पास में I2 I3 की वैल्यू आती है और इसमें भी रखते हैं लोग I1 की वैल्यू तो I2 I3 आएगी। अब इसमें से हम लोग I2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास I3 निकल के आ जाएगी। जैसे हमारे पास I3 निकल के आती है हमारे पास एक समीकरण आ जिससे पहले I2 I3 है तो फिर इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापित करके यहाँ से हम लोग आसानी से I1 I2 I3 वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में लूपों की संख्या ज्यादा है 1 2 3 4 और बहुत सारे लूप हैं अर्थात हमारे पास जंक्शन और ब्रांचों की संख्या ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या होगा हमारे पास में ये जो 3 है उसकी सपोज करो हमारे पास ब्रांच 20 ब्रांच माइनस और 6 हमारे पास में संख्या है तो हमारे पास में कितने समीकरण आएंगे 20 माइनस 6 14 और 1 हमारे पास 15 समीकरण आएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रांच कितनी है हमारे पास 20 ब्रांच है तो हमारे पास 20 करंट आएगी। प्रत्येक ब्रांच में प्रवाहित होने वाले करंट का मान हमको पता है कि अलग होता है इसलिए उससे ब्रांच करते हैं तो प्रत्येक शाखा में धारा का मान आएगा अलग 15 आएगा 20 आएगा। तो हमारे पास में ये जो समीकरण है 1 2 3 इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉरी इनका मान कितना होगा ये समीकरण होगी हमारे पास 15 समीकरण आएंगे और हमारे पास 15 ही करंट होगी।
I1 I2 I3 से I15। इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन के डिशेस को सोल्व नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए मैट्रिक्स मेथड काम लेते हैं और वो मैट्रिक्स मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि क्या है और किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। थैंक यू।